दर्शकों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व के पास बैठे हैं जो महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक इन्होंने सफ़र किया है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राम नाईक जी, हर लोग जानते हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी उनके साथ में काम किए हैं और बहुत कम लोग हैं जो अटल जी के समय में काम किए होंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छा प्रतिनिधि, एक अच्छा व्यक्तित्व जो समाज को दिशा निर्देशित करता है, समाज को अच्छा संदेश देता है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम, इसलिए कि इन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं और इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ और समयशीलता अपने निर्णय को देखते हुए, समय को देखते हुए अपना डिसीजन लिया है। आज हम मलाड का जो सभ्य देखते हैं, एक समय था कि सिंगल था, लोगों को जाने में ईस्ट में प्रॉब्लम होता था। इन्हीं साहब की देन है कि उन्होंने सभ्य बनवाया। जो जब रेल मंत्री थे, ये पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके थे और इसमें था कि गैस कनेक्शन लेकर लोग लाइन लगाते थे, सालों लग जाते थे। लेकिन इन्हीं महान व्यक्ति की देन है जो कि गैस की लाइन टूटी, जो गैस के कनेक्शन होते आज आसानी से हो रहे हैं। अभी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब इनको राज्यपाल उत्तर प्रदेश से मनोनीत किया गया तो जितने उत्तर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनके अंदर एक खुशी की लहर हो गई कि हमारे बीच का नेता एक उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के पद पर जा रहे हैं, संवैधानिक पद पर जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने वहाँ भी बड़ी निष्पक्ष भाव से इन्होंने बहुत सारे काम किए उत्तर प्रदेश के लिए और उन्होंने ये नहीं दर्शाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि रहा हूँ। उन्होंने एक अच्छे तरह से निभाया और आज पार्टी में भारत सरकार के द्वारा श्री रामनाथ जी को पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकित किया गया है। ये सौभाग्य की बात है मुंबई के लिए कि एक राजनीतिक व्यक्ति को, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुंबई के अंदर एक ही व्यक्ति को जो पॉलिटिकल से जो मिला है। इनकी राजनीति शुरू होगी तो लगता है कि अंग्रेज उस जमाने में थे भारत में, तो अंग्रेज़ों को भगाने के बाद यहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के लिए, लोगों के लायक, देश के लिए कैसा काम करना है, तो उसमें इन्होंने पूरी प्रांगणता से काम किया। और जब इनसे मिलने आइए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सब जो कुछ किए रहते हैं उसका किताब भी रखते हैं, उसका विमोचन भी करते हैं, हम लोगों को पुस्तक भी देते हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ नेता ही नहीं, एक गार्जियन के जैसा लगता है। तो इस तरह का इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो अपने क्षेत्र में अगर कहीं भी इनका नाम लीजिए, किसी भी प्रतिनिधि से मिलिए, तो सबके ऊपर इनका बर्दाश्त रहा है और सबके यहाँ अभी तक ये पहुँच रहे हैं। अगर यहाँ भी बैठे हैं तो ये सबके यहाँ हाजिर हैं और ये सबको आगे लाने का काम, उत्तर मुंबई के लोगों को नगर सेवक बनाना, विधानसभा में पहुंचाना, लोकसभा में पहुंचाना। मैंने एक बार बोला कि साहब आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, गोपाल सेठी साहब को आप लड़ाएंगे। तो मेरे को लगता है कि गोपाल सेठी साहब अच्छा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है, गोपाल सेठी संगठन में बहुत अच्छा है और आपको मालूम पड़ेगा आगे कि गोपाल सेठी अभी आपको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ेगा। तो सही बात है, उनकी 101% बात सही निकली कि गोपाल सेठी जैसा इन्होंने खासदार दिया। तो जो गोपाल सेठी सुबह 9:30 बजे 9 बजे बैठ कर के लोगों का काम करते हैं और लेट रात भी करते हैं और पहुंच कर के काम करते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मंजिल तक पहुंचाना। कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर रखड़ रहा है या लटक रहा है तो उसको खड़ा करना, मजबूती देना, ताकत देना, इस तरह का काम इन्होंने ज़िंदगी भर किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। आगे भी इनको ताकत जो है ऊपर वाला दे और जनता देवे। और इनके अंदर तो अभी बहुत ताकत है। अभी आप देखिए कि अभी भी इस उम्र में एकदम टकाटक है। बाकी लोग जो है, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है, लोगों के लायक, लोगों के लिए ऐसा काम किया है कि स्वतः स्फूर्त ढंग से इनको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मैं रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से, यादव परिवार के तरफ से मैं राम नाईक साहब को और इनके पूरे राजनीतिक परिवार को, इनका निजी परिवार को मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। निजी ज़िंदगी को भी हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ कि हम सभी के ताकत इनको मिले और मजबूती से रहे। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। अभी हमारे दर्शकों हरिहर यादव जी को सुना आपने और मैं फिर राम नाईक जी को नमन करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व को जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, प्रागत है। आइए बात करते हैं सर, कैसा आप इस चीज़ देखते हैं, क्या एहसास करते हैं आप? मेरे लिए तो ये बहुत सराहनीय, केवल मेरे लिए नहीं, तो मैं जिस क्षेत्र से
लगातार 5 बार मुझे यहाँ के लोगों ने लोकसभा के लिए निर्वाचित किया था। उसके बाद मैं सांसद के नाते या मंत्री के नाते या बाद में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते कई काम किए। अब इसमें से जो एक बात मुझे जीवन भर आनंद देती रहेगी, ये पुरस्कार मिला, वो तो खुशी की बात ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन और जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये हम लोग तो स्कूलों में कहते हैं कि दोनों गाना चाहिए, गाते रहते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि देश का जो सर्वश्रेष्ठ पीठ है वह है लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा जन गण मन और वंदे मातरम नहीं गाते थे। तो मैंने विपक्ष में होते हुए ये बात उठाई और फिर मेरे आग्रह के कारण अब लोकसभा और राज्यसभा भी वंदे मातरम और जन गण मन गाना लगी है। ये बात मैंने 1989 में उपस्थित की थी, लेकिन उसकी मान्यता आखिर में हुई 1995 में, 6 साल के बाद। लेकिन उस समय पर मैंने एक ही बात कही, हम बच्चों के लिए कहते हैं, लेकिन हम यहाँ कानून निर्माण करने वाले लोग हैं, संविधान निर्माण करने वाले लोग हैं, तो हम नहीं गाते हैं। तो फिर उसके कारण ऐसा तय हो गया कि जो हर सत्र होता है वो सत्र का प्रारंभ होने के समय पर जन गण मन गाया जाता है और जो अंतिम दिन होता है वो समाप्त होने के समय पर वंदे मातरम भी गाया जाता है। ऐसे कई प्रकार के काम किए। आपने सवाल में उत्तर प्रदेश की बात की। अब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन गया। सारे भारत को ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय है उनको इस बात से खुशी होगी। यह कुछ साल के पहले जो 12 साल में एक दफ़े या 5 साल में एक दफ़े आता है कुंभ मेला, और वो कुंभ मेला गए समय पर बहुत शानदार पद्धति से हुआ। लेकिन उसमें भी शानदार पद्धति ये लाई मैंने कि अब उसका नाम था इलाहाबाद, और मैंने कहा भाई इसके हजारों साल पहले इस शहर का नाम था प्रयागराज, तो इसको प्रयागराज करके हमने किया। और उसी प्रकार से जहाँ पर राम मंदिर बना है वो राम मंदिर का नाम भी, वो गांव का नाम भी पहले फैज़ाबाद में था, फैज़ाबाद था, वो भी हमने अयोध्या करवाया। अब राम मंदिर जो बना है, सरकारी कागज़ पर राम मंदिर के ज़मीन का जो हिसाब होगा पहले होता था तो फैज़ाबाद करके होता था, लेकिन अब अयोध्या हो गया है। तो जनजीवन में जिससे खुशियाँ होती है और राष्ट्र के लिए काम करने का एक प्रेरणा मिलती है, ऐसे कई काम मैंने किए। अब आपने बात करते करते मलाड का, सबवे का एक के बदले में 2 किए, लेकिन आपको वहाँ का ही आगे की बात मैं बता दूँ। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो समुद्र आ जाता है और वो मारवे में समुद्र शुरू होता है, और उसके बाद 4 किलोमीटर बाद समुद्र की खाड़ी है, और मनोरी और गोराई ऐसे 2 गांव है। अब वो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था, वहाँ कुआं खोदो लेकिन समुद्र के कारण पीने लायक पानी नहीं मिलता था। तो वो समस्या इतनी गंभीर बन गई थी कि वहाँ को लड़के के लिए शादी में लड़की मिलना ही मुश्किल हो रहा, कोई नहीं चाहता था कि अपने लड़की को वहाँ पर जाना। तो फिर मैं पेट्रोलियम मंत्री बना। तो पेट्रोलियम मंत्री के नाते
मैंने कहा भाई आगे 150 किलोमीटर के वहाँ से हम वहाँ कुएं बनाकर कच्चा तेल और गैस पाइप डाल के लेके आते हैं और फिर उसका काम जो होता है पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारा केवल 3 किलोमीटर का मारवे टू मनोरा अंतर है, इसमें नीचे पाइप क्यों नहीं जाए। तो इसलिए मैंने वो आग्रह किया और इंडियन ऑयल कंपनी को मैंने बताया कि भाई आप 4 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल, जिससे गोरई मनोरी वालों को भी पीने का पानी मिलेगा। ऐसे कई काम किए और उसका एक जो स्वाभाविक आनंद है वो मुझे मिलता है। और ये आनंद केवल इसके कारण मुझे मिला है कि यहाँ के लोगों ने विधानसभा में पहले 3 बार विधानसभा में विधायक के नाते और 5 बार लोकसभा के नाते मुझे निर्वाचित करके भेजा। इसलिए यहाँ की जनता का तो मैं हमेशा धन्यवाद देता रहता ही हूँ। आखिर मौका मिलने के बाद काम करना, और आप भी अभी आजकल देख सकते हैं कि मौका मिलने के बाद विधायक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, या लोकसभा में राज्यसभा में भी कैसा होता है, उस पर मैं कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बात तो सही है, लोगों ने हमको चुनकर दिए हैं और लोगों का हित यही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इस भूमिका में यदि काम होता है तो विरोध भी हो तब भी उसमें काम करने का एक भाग होता है। मैं विरोध की बात करके ये पूरा कर देता हूँ, फिर आपको और कोई सवाल होगा तो पूछिए। ये पानी की मैंने बात की। पानी के गांव में पहले मछुआरों के नेता थे भाई बंदर करके, वो लेकिन रहते थे माहिम में, उनका जन्म वहाँ था। वो बीमार हो गए थे, तो ये जब पानी का उद्घाटन करना था तो मैं उनके पास गया था और फिर मैंने उनको कहा भाई अभी आपके गांव में पानी में लाया है, आप उद्घाटन करके। वो बोले मैं तो अस्पताल में हूँ। मैंने हो गया अस्पताल में है तब भी आप मेरे से अभी यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी जाकर बात करिए, 2-4 मिनट बात करिए। लेकिन लोगों को लगेगा कि आपको आपके गांव में पानी लाया है। तो हम तो उनको एम्बुलेंस में वहाँ लेके गए और फिर जब उद्घाटन का समय होगा 2 ही मिनट वो बोले, उन्होंने जो कहा वो ऐसा कहा कि राम नाइक ने मुझे यहाँ लाया लेकिन आप लोगों को लिए पानी लाया, अब मैं मर सकता हूँ, आपके यहाँ गंगा आई है, अब मैं मर जाऊँ तो कोई चिंता नहीं। अब विरोधी पक्ष का नेता इस प्रकार से कहे, ये एक बात उदाहरण के लिए मैंने बताई। और इसलिए काम करते समय जनहित और जनहित के साथ ही साथ खुद का हित नहीं है तो राष्ट्रहित, इसको देखा जाए तो अच्छा होता है। राष्ट्रहित की एक बात बताऊं आपको, कारगिल की लड़ाई होगी, मैं उस समय पर पेट्रोलियम मंत्री था, तो कारगिल लड़ाई में हमने जीत पाई, लेकिन उस लड़ाई में अपने सेना के अधिकारी और सैनिक मिलकर 439 लोग हुतात्मा हुए। अब ऐसे में सरकार तो उनको पेंशन वगैरह जो है वो देती रहती है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री अटल जी का आपने उल्लेख किया, कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उस समय पर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कैबिनेट में कहा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, उन्होंने कहा कि हम अब पेंशन वगैरह जो देना है वो देना प्रारंभ भी किया है। तो मैंने वाजपेयी जी को पूछा कि क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ क्या। वो मुझे रामबो कहते थे, तो बोले रामबो क्या है आपकी बात। तो मैंने कहा कि मैं 10 पेट्रोलियम कंपनी का प्रमुख हूँ और उनको नवरत्न कहा जाता है, तो उनका जो मुनाफा है सरकार के बजट पर कोई बोझ न लाते हुए उनके मुनाफे में से जो परिवार पेट्रोल पंप चाहेगा
या जो परिवार गैस एजेंसी चाहेगा उसको मैं पूरा बनाकर दे सकता हूँ और देने की मैं कोशिश करूँगा। तो उन्होंने पूछा, लेकिन एक ने सवाल पूछा, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत, कैबिनेट में अच्छी ढंग से चर्चा होती है ऐसे विषयों की, तो एक ने एक स्वाभाविक प्रश्न पूछा कि अभी हम देने का फैसला भी अच्छा है, देना है तो, लेकिन फिर अगले समय पर भी ऐसा करना पड़ेगा। तो वाजपेयी जी ने मुझे पूछा, फिर हम वो आपका क्या उत्तर है इस सवाल के लिए? तो मैंने कहा, सवाल तो, उत्तर तो मेरे पास आसान है। अब कारगिल के बाद क्या पाकिस्तान फिर से हिम्मत करेगी भारत पर लड़ाई करने की? तो पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी मैंने देकर केवल उस परिवार को नहीं, तो उसके आधार पर और 10 परिवारों को वहाँ काम मिला। तो ये काम करने की पद्धति है, उस पद्धति से मैं काम करते आया हूँ और काम का भी मुझे आनंद है। और जो अब पुरस्कार घोषित किया है वह भी मुझे आनंद देता है और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे समय पर मुझे यह पुरस्कार दिया गया है। सर, अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न पार्टियों के लोग आ रहे हैं, होता है कि सत्ता पक्ष के हो या शुभचिंतक हो, लेकिन आपके पास तो हर तरह के लोग, हर पार्टी के लोग हैं, उद्योगपति भी हैं, शिक्षा क्षेत्र से सब लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपके कार्य करने की जो शैली थी उससे आपने बहुत लोगों को प्रभावित किया। वो क्या मानते था कि क्या शैली, और बाकी नेताओं में ये सब क्यों नहीं आता है? अब बाकी नेताओं में सब क्यों नहीं आता है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, लेकिन हमें, और जब मैं हमें कहता हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, उसके पहले मैं भारतीय जनसंघ का था, और उसके पहले मैं कॉलेज के दिनों में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। तो जो हमें करना है वो जनहित के लिए करना, और जनहित के बाद राष्ट्रहित में भी करना है। तो हमारा एक स्लोगन था, देश पहले, पार्टी बाद में और व्यक्ति अंत में। और इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना, तो मैं कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का काम देश के लेवल पर मुझे दिया गया था। बाद में संसद और विधायकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, इसका भी 3 साल के लिए पूरे देश का काम, प्रशिक्षण का काम मेरे पास था। और उसके 3 वर्ष के बाद मेरे पास गुड गवर्नेंस, सुशासन का, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पहले दफ़े हम लोगों ने स्थापित किया था। क्योंकि पहले दफ़े तो जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ के मंत्री भी कैसे काम करें, इसको भी ट्रेनिंग देने का काम मेरे पास था। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो जो काम अपने पास आया है वो काम ऐसे ढंग से करो कि खुद को समाधान हो और जिसके लिए करते हैं उसको भी समाधान। आप अभी चाहे तो बोरीवली के कुष्ठ पीड़ित बस्ती में जाकर पूछें। अब कुष्ठ पीड़ितों के लिए मैं इतना अलग अलग चुनाव में अलग अलग, तो पहले दफ़े मैं मुंबई में विधानसभा का जो सदस्य बना वह बोरीवली से बना, और मुझे जो मतदान हुआ उसमें से 65% मत मुझे मिले। सामान्यतः इतने मिलते नहीं है, लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र में मुझे केवल 2 ही वोट मिले, और एक मतदान केंद्र पर 3 ही मत मुझे मिले। तो मैंने कहा लोगों ने भर भर कर मत मुझे दिए हैं, और ये कौन सा केंद्र है, चलो जाकर देखेंगे। तो ये 2 मत वाला जो मतदान केंद्र था वो था कुष्ठ पीड़ितों का।
बोरीवली में कुष्ठ पीड़ितों की बस्ती। मैं उसके पहले वहाँ कभी गया नहीं था, क्योंकि मैं उसके पहले भारतीय जन संघ का संगठन मंत्री था। तो संगठन मंत्री चुनाव नहीं लड़ते थे। जनता पार्टी में जाने के बाद मुझे कहा गया कि भाई जनता पार्टी में तो संगठन मंत्री वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो आप चुनाव लड़ो और आप बोरीवली से चुनाव लड़ो। तो फिर मैंने उन लोगों से जाकर पूछा, भाई क्या है? सब लोगों ने मत दिए। तो उन्होंने कहा कि हमको बताया गया। अब कौन से पार्टी के लोगों ने बताया, उनका नाम देना मुझे कोई आवश्यक नहीं लगता है, लेकिन हमको ये बताया कि राम नाईक पक्का संघ वाला है, जनसंघ वाला है और अभी जनता पार्टी का है। तो वह चुनकर आता है तो आपको भीख मांगने के लिए नहीं मिलेगा। कुष्ठ पीड़ितों को अपनी ज़िंदगी करने के लिए दो ही रास्ते होते हैं, एक तो भीख मांगने का और दूसरा बेकानून शराब बनाने का। तो आप बेकानून शराब भी नहीं बना पाएंगे, भूखे मर जाओगे। तो फिर हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन आप पहले है, चुनकर आने के बाद कोई हमको मिलता है। मैंने बात ठान ली कि मैं ये भी अपने परिश्रम से बदलूंगा। और आज मुझे ये बताने में बड़ी प्रसन्नता है, सारे देश में जितने भी कुष्ठ पीड़ित हैं उनको संगठित करने के बाद, अब महाराष्ट्र की बात मैं करूं तो महाराष्ट्र में हर कुष्ठ पीड़ित को प्रति मास उसको पोषण भत्ता करते हैं खाना खाने के लिए, तो 2500 रुपया मिलता है। और घर भी जो वो प्रधानमंत्री योगी मोदी जी ने जो मकान, गरीबों को मकान की योजना बनाई, उसमें कुष्ठ पीड़ितों के नहीं था। तो मैंने वह भी परिवर्तन करा के लेकर अब 4 लाख रुपए का मकान उनको बनाकर दिया जा रहा है। अब ये 2 मत की कीमत है। और जब उत्तर प्रदेश में मैं था तो विपक्ष की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी के थे। अब वहाँ के लोगों में भी ये बात चल रही थी कि राम नाईक ये बीजेपी वाला है और यह सरकार तो समाजवादी पार्टी के, कैसे जमेगा उनका। तो ऐसे लोगों के मन में होते हुए भी मैंने संबंध ऐसे रखे। तो मैंने अखिलेश जी को कहा, अखिलेश जी अब 30 जनवरी आ रहा है, 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, लेकिन उसके साथ ही साथ 30 जनवरी को विश्व का कुष्ठ निर्मूलन दिवस करके मनाया जाता है। तो यहाँ 300 रुपया दिया जा रहा है, तो यहाँ भी बाकी महाराष्ट्र में जैसा दिया जाता है वैसा 2500 रुपया देना चाहिए। और योगी जी आए तो योगी जी को इसके साथ मैंने ये भी जोड़ दिया कि घर में मकान भी बना कर देना चाहिए। और मैं निवृत्त होते समय लगभग 3900 नए घर बनाए गए थे, पूरे नहीं हुए थे। तो मैंने योगी जी को कहा, मुख्यमंत्री जी के नाते, क्योंकि जी अभी कब ना कब पूरा होगा ही, तो जब आप उसका उद्घाटन करेंगे तो मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी। और योगी जी ने बुलाया मुझे, और पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 परिवार कुष्ठ पीड़ितों के हैं। उसमें से एक साथ 3,900 परिवारों को चाबी देने का काम योगी जी ने और मैंने कहा। तो जो मेरे नज़र में कुष्ठ पीड़ितों के लिए मैं जो काम किया, ये 2 ऐसा मैं सोच सकता था, जाना दो ना, 2 मिलों का मत मिले तो क्या उसकी कीमत है। लेकिन मुझे लगा कि
इसकी कीमत है और वो मुझे पूरी करनी है। तो ये मेरे दिमाग में क्यों आता है? मेरे दिमाग में ये आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के लिए जिन्होंने किस प्रकार से अपना काम होना चाहिए, तो उसमें एक वाक्य हम लोगों को बताया है, हमेशा आप जो काम करते हैं वो सबसे नीचे के पैर पर जो है अंत्योदय, तो उसके ओर देखो और फिर काम करो। और ये दोनों अंत्योदय वाले थे। तो इस भूमिका में जीवन में मैं काम करता आया हूँ, इसलिए मेरे पार्टी के लोगों के साथ संबंध अच्छे हैं और मोटे तौर पर विपक्षों के साथ भी व्यक्तिगत तौर पर मेरे संबंध अच्छे हैं। इस अवसर पे जो लोग पार्टी के लोग दे रहे थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का लगाव रहा है? नहीं, हम तो उनको यही कहते हैं कि भाई जो एक रास्ता उनके लिए हमने जिस रास्ते से हम चले गए हैं उस रास्ते से सबने चलते रहना चाहिए। और ऐसा जब होगा तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, मैं देश की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ आपका सवाल है इसलिए बोल रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब 23 पार्टी के वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन 23 पार्टी के लोगों को भी किस प्रकार से उन्होंने काम किया। 2 बार प्रधानमंत्री रहे और दोनों बार दूसरे पार्टी के जो लोग थे उसमें से एक ने भी उनके विरोध में कोई बात नहीं कही। अब अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो उस भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अब जिस परिस्थिति में जैसे हम होते हैं उस प्रकार से राजनीति लोगों के हित में चलाना, यही अपनी एक नीति होती। अभी बीच में कई सांसदों को कुछ दिनों के लिए संसद से बाहर किया था। अभी कहा गया है अभी ये आखिर का सत्र होगा, इसके बाद तो चुनाव होंगे, तो ये मोदी जी कर सके कि भाई फिर से आप इनको बुलाइए क्योंकि ये आखिर सत्र है। तो ये जो बात है सोचने की, काम करने की, वो मुझे लगता है कि हम लोगों की विशेषता है। अपने अपने ढंग से काम करते आए हैं और ऐसे काम का आनंद होता है। करेंगे, बहुत सारी लंबी चर्चा होगी इस विषय पे, लेकिन समय को देखते हुए इतना ही। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ के में इंटरव्यू देने के लिए। और बहुत पुराने हमने याद दिलाना चाहता हूँ कि जब खेतान इंटरनेशनल स्कूल का भूमि पूजन किया था आपने, हमारी मुलाकात वहीं हुई थी आपसे और आपके कार्यकर्ता लालजी मिश्रा जी के द्वारा। तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे और बहुत समय बाद आज हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यादव कल बोले कि हमने बताया उनको कि साहब को ऐसा ऐसा मिला है, तो बोले हम लोग चलेंगे उनको स्वागत में। आज ये 2 मिनट ले लेते ना, कट कर लंबा हो गया। के बाद यहाँ पर जो श्री रामनाथ जी राजनीतिक के लोग हैं, पद्म भूषण सत्कार जो के अवसर पे जनप्रतिनिधि हैं, आरपीआई लोगों के के लिए, मुंबई लोगों के अध्यक्ष लायक, देश के लिए भारती कैसा काम। हरिहर यादव जी मौजूद हैं। और एक लगाव जो कहा जाता है कि नेता का होना चाहिए, चाहे एक व्यक्तित्व या इंसानियत के नाते। राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन एक इंसानियत और एक व्यक्तित्व अलग होता है। और हम इस माध्यम से रामनाथ जी ने एक मैसेज दिया कि नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका मार्गदर्शन करना, उससे प्रेरित होना चाहिए। ये बात का तरीका जैसे कि रामनाथ जी के कार्यों को देखते हुए और आपका पर्सनल किस तरह का रिलेशन रहा है, रामनाथ जी से बताएं जरा। इस माध्यम से मैं राम नाईक साहब को जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा और देशवासियों को भी इतना अच्छा लगा कि लोग जो है सामने से चल कर के इनसे मिलने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग आएंगे। हमको कल मालूम पड़ा, हम बोले चलिए जा कर के मिलते हैं। राम नाईक साहब जब यूपी आए और वहाँ का राज्यपाल बने, तब राम मंदिर बन गया। राम से और राम नाईक से जो है बहुत लगाव है।
राम मंदिर के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है और बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और जनसंघ ने शुरू से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो भूमि है वहाँ पर इनको भेजा गया। वहाँ राम अपना राज्यपाल रहते हुए यूपी में एकदम अपने को यूपी में कर दिए इन्होंने, यूपी में हो गए। वहाँ पर यूपी के सारे लोग जो है इनसे जुड़ गए और यहाँ महर्षि हैं राजनीति के। राम नाईक साहब को अगर भीष्म पितामह मैं बोलूँगा तो वो बोलेंगे कि भीष्म पितामह 6 महीना थे सैया के ऊपर। तो महर्षि मैं बोलता हूँ, राम नाईक साहब एक राजनीतिक महर्षि हैं। ये बोलते बोलते बताते हैं, कई बार मैं सुना हूँ कि जब गठबंधन की शुरुआत हुई तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और यहाँ शिवसेना से पहला गठबंधन हुआ। तो शिवसेना से गठबंधन करके कैसे इसमें जाना महानगर पालिका में, और राजनीति से एक एक इंच जुड़ते हुए कहाँ लंबे सफ़र तक अपनी ज़िंदगी को करना। विधानसभा में गए, फिर लोकसभा में गए, फिर पेट्रोलियम मंत्री बने, रेल मंत्री बने और राज्यपाल बने यूपी के। यहाँ पेट्रोल लाइन चालू किए, मढ़ के तरफ जो है अभी बताए कि पानी जो है लोगों को घर घर देने का काम किए। इनकी राजनीति शुरू हो गई तो लगता है कि अंग्रेज उस ज़माने में थे भारत में, तो अंग्रेज़ों को भगाने के बाद करना है तो उसमें इन्होंने पूरी प्रांगणता से काम किया। और जब इनसे मिलने आइए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सब जो कुछ किए रहते हैं उसका किताब भी रखते हैं, उसका विमोचन भी करते हैं, हम लोगों को पुस्तक भी देते हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ नेता ही नहीं, एक गार्जियन के जैसा लगता है। तो इस तरह का इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो अपने क्षेत्र में अगर कहीं भी इनका नाम लीजिए, किसी भी प्रतिनिधि से मिलिए, तो सबके ऊपर इनका बर्दाश्त रहा है और सबके यहाँ अभी तक ये पहुँच रहे हैं। अगर यहाँ भी बैठे हैं तो ये सबके यहाँ हाजिर हैं और ये सबको आगे लाने का काम, उत्तर मुंबई के लोगों को नगर सेवक बनाना, विधानसभा में पहुँचाना, लोकसभा में पहुँचाना। मैंने एक बार बोला कि साहब आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, गोपाल सेठी साहब को आप लड़ाएंगे। तो मेरे को लगता है कि गोपाल सेठी साहब अच्छा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है, गोपाल सेठी संगठन में बहुत अच्छा है और आपको मालूम पड़ेगा आगे कि गोपाल सेठी अभी आपको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ेगा। तो सही बात है, उनकी 101% बात सही निकली कि गोपाल सेठी जैसा इन्होंने खासदार दिया। तो जो गोपाल सेठी सुबह 9:30 बजे 9 बजे बैठ कर के लोगों का काम करते हैं और लेट रात भी करते हैं और पहुंच करके काम करते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मंजिल तक पहुंचाना। कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर रखड़ रहा है या लटक रहा है तो उसको खड़ा करना, मजबूती देना, ताकत देना, इस तरह का काम इन्होंने ज़िंदगी भर किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। आगे भी इनको ताकत जो है ऊपर वाला दे और जनता देवे। और इनके अंदर तो अभी बहुत ताकत है। अभी आप देखिए कि अभी भी इस उम्र में एकदम टकाटक है। बाकी लोग जो है, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है, लोगों के लायक, लोगों के लिए ऐसा काम किया है कि स्वतः स्फूर्त ढंग से इनको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मैं रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से, यादव परिवार के तरफ से मैं राम नाईक साहब को और इनके पूरे राजनीतिक परिवार को, इनका निजी परिवार को मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। निजी ज़िंदगी को भी हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ कि हम सभी के ताकत इनको मिले और मजबूती से रहे। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।